हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पर। मेरा नाम नवजोत सिंह है और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे एनडीए बायोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने सेल के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो, उसमें हमने असेलुलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बात करी। प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको प्रॉपर सब कुछ लिखवा दिया था। फिर यूकैरियोटिक के बारे में आपको सब कुछ लिखवा दिया था। फिर प्लांट और एनिमल में जो डिफरेंस होता है, उनके सेल्स में जो डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको लिखवा दिया था। अब हम जो बात करने वाले हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में ही होगी। पर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अब एक चार्ट, एक डिफरेंस के फॉर्म में समझेंगे, जिससे आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। हेडिंग दे देते हैं सेल। यहां पर लिखते हैं प्रोकैरियोटिक, और यहां पर लिखते हैं यूकैरियोटिक। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक थ्योरी बता दी थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, कि इनके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी इसमें प्रेजेंट है, कौन सी इसमें प्रेजेंट नहीं है, जिससे आपको इसको याद करने में, इसको रिवाइज करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो देखो, डिफरेंस हमारे पास आता है वो आता है सेल्स का, कि किसमें कितने सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। इसके नाम से पता लगता है कि ये प्रो है, तो ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। और ये है मल्टी सेलुलर। सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है और इसी पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब दूसरा डिफरेंस आता है वो आता है न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोटिक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। उसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। वो डिफ्यूज होता है साइटोप्लाज्म में। इलोंगेटेड साइज का न्यूक्लियस होता है, वो सर्कल शेप में भी नहीं होता। तो जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इधर आता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से, न्यूक्लियोइड, NuCleoid, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है इसके न्यूक्लियस को। अब जो मेजर डिफरेंस हमारे पास आ जाता है वो आता है सेल वॉल का। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और फंगस होता है और यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल में होता है सेल वॉल का डिफरेंस। एनिमल सेल में जैसा कि हमको पता है कि कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इसको हम पहले लिखते हैं डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, सेल वॉल, सेल वॉल, बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनी होती है वो एक एलिमेंट जिसे पेप्टिडोग्लाइडन कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइडन, ग्लाइडन से बनी होती है। और फंगस में वही चिटिन से बनी होती है, चिटिन्स। यूकैरियोटिक्स में आते हैं सेल वॉल पर। सेल वॉल, एनिमल में तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती, एनिमल में नहीं होती। जहां प्लांट में सेल वॉल होती है, प्लांट में सेल वॉल होती है, और जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो हमारी बनी होती है सेलुलोज से। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना, जो प्लांट में सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। इसके बाद जो हमारा अगला डिफरेंस आता है वो आता है डीएनए के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। वहीं जो यूकैरियोटिक होता है उसका जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो अब लिखते हैं डिफरेंस फोर्थ डीएनए के बारे में। स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल, इस स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला डिफरेंस आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
माइटोकॉन्ड्रिया में, जब प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पर इसके नाम अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे मीसोसोम के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया। काट दो माइटोकॉन्ड्रिया और इसको लिखो माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज मीसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया होता है और मीसोसोम, दोनों के फंक्शन सेम होते हैं, बस प्रोकैरियोटिक में उसे मीसोसोम्स के नाम से कहा जाता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मीसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इधर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसका अपलोड बना लो, तब तक हम चलते हैं फिर आगे। अब जो हमारा मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आता है वो आता है गोल्गी अपैरेटस का। प्रोकैरियोटिक में गोल्गी अपैरेटस नहीं होते, गोल्गी अपैरेटस नहीं होते इसमें, जबकि यूकैरियोटिक में गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारा राइबोसोम्स का। प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एस मतलब एक यूनिट है जो उसका जिस यूनिट को कहते हैं स्वेट बग, ठीक है। तो इधर लिख लेना राइबोसोम्स। राइबोसोम्स 70s और इधर होते हैं राइबोसोम्स 80s। यहाँ पे S का मतलब होता है स्वेटबर्ग, ठीक है। अब ये 70s और 80s फर्दर डिवाइडेड होते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक होता है वो 50s और 30s से बने होते हैं। 50s और 30s को ऐड नहीं करना हमें, क्योंकि 50s और 30s को ऐड करके 80s बन रहा है। 50s किसी का स्पेसिफिक नेम है और 30s भी स्पेसिफिक नेम है, तो इसे ऐड मत करना। ये इन दोनों स्पेसिफिक चीजों से मिलके बना होता है। और जो 80s आता है वो 60s और 40s से बना होता है। 60s और 40s ये दोनों को ऐड नहीं करना, ये स्पेसिफिक नेम है, उनसे मिलके ये 80s बना होता है। उसके बाद जो हमारा मेजर डिफरेंस आता है वो आता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यूकैरियोटिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद जो हमारा मेजर डिफरेंस आता है वो आता है लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है कि उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उससे पहले वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको ये ज्यादा चीजें समझ आ रही होंगी। तो अब आता है हमारा लाइसोसोम्स। इसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते और इधर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये नोट करो, फिर मैं इसको रख करता हूं और आगे चलते हैं हम। अब हम आगे आते हैं, वो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट लिख लेते हैं हम इधर। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता, जहां की यूकैरियोटिक में एनिमल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल में काट दो, और फिर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है स्पेसिफिकली। तो इसके बाद जो हमारा मेन डिफरेंस आ जाता है वो आता है ऑर्गेनेलिज का। प्रोकैरियोटिक में जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, तो हम लिख लेते हैं इधर प्रोकैरियोटिक की ऑर्गेनेलिज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंडेड। और वहीं यूकैरियोटिक की जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। तो इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस जो और लास्ट डिफरेंस आता है वो आता है क्रोमोसोम्स का। प्रोकैरियोटिक में
सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम्स वो सिंगल प्रेजेंट होता है, उसको सूडो कहते हैं। सूडो मतलब नकली, या फिर जो है और नहीं है कोई डिफरेंस पैदा नहीं करता, सूडो होता है इसमें। और इसमें क्रोमोसोम्स 1+ होते हैं, 1+ क्रोमोसोम होते हैं। वैसे इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो फर्दर ऐसे 22 पेयर्स प्लस 1 पेयर में सब डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इससे इसको ये फायदा होता है कि ये थोड़ी जल्दी रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, सेल डिवीजन थोड़ी फास्टर होती है। और वहीं यूकैरियोटिक में थोड़ा टाइम लगता है सेल डिवीजन में। तो इसी के साथ हमारा डिफरेंस यही खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करते हैं असेलुलर को, जो कि वायरस होता है, ठीक है। तो असेलुलर के बारे में थोड़े पॉइंट्स वगैरह लिखते हैं कि वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, पहले हेडिंग लिख लेते हैं असेलुलर, और इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो वायरस, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that infect other organisms। ये हमने डेफिनेशन लिख दी है वायरस की। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो बाकी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर देता है, उनको बीमार कर देता है। इसी के साथ हमारा इसका एक पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन का। जो असेलुलर होता है, वायरस होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो रेप्लिकेट करते हैं, मतलब अपने क्लोन्स बना देते हैं, ठीक है। तो अब इधर लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन उसमें नहीं होती, रिप्रोडक्शन नहीं होती, उसकी जगह उसमें रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है उसमें, ठीक है। रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन से वो अपने आगे अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन नहीं होती, रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन में वो अपने क्लोन्स प्रोवाइड बना देते हैं। एक बात हम एक बात कर लेते हैं वायरस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पेपर्स में पूछी गई है, बहुत बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आता है उसमें कि व्हाई डज एंटीबायोटिक डज नॉट रिएक्ट विद वायरसेस। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि वायरस का अपना कोई पाथवे नहीं होता, कोई जेनेटिक पाथवे नहीं होता, इसलिए एंटीबायोटिक्स उन पे कोई भी असर नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, आप लिख लेना कि antibiotics don't work on virus because virus doesn't have any metabolic pathway। ये ऐसे इंपॉर्टेंट लिख लेना है इसको, एंटीबायोटिक्स doesn't work on viruses because they don't possess any metabolic pathway। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके सामने स्टार्स वगैरह बनाए लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और पेपर में भी मैंने जितना देखा है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 4 से 5 बार क्वेश्चन वाला। तो इसको स्टार बना लेना कि एंटीबायोटिक्स एक वायरस पे क्यों काम नहीं करती। उसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। तो इसको आप लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। तो सबसे पहले लिखते हैं लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसे लार्जेस्ट सेल बोला जाता है, सबसे बड़ा सेल वो होता है। उसके बाद आता है हमारा लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे लंबा सेल बोला जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल वो है माइकोप्लाज्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप नोट बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये 3 चीजें याद करना। लार्जेस्ट सेल हमारा ऑस्ट्रिच एग होता है, लॉन्गेस्ट सेल हमारा न्यूरॉन होता है और स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारा माइकोप्लाज्म, ठीक है। इसको नोट करो।
अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो जब मिला देते हैं तब प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हम लिख लेते हैं इधर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हो जाए तब हमारा प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। प्रोटोप्लाज्म को हम बायोप्लाज्म भी कहते हैं। इधर ब्रैकेट में लिख लेना बायोप्लाज्म। 1861 में मैक्स शर्ज ने एक थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप इधर लिख लेना मैक्स शर्ज ने थ्योरी दी थी 1861 में। मैक्स SCHULTZ 1681 में शायद उन्होंने थ्योरी दी थी प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी मैं एक बार इसका ईयर चेक कर लेता हूँ। हाँ 1861 में, ये 1861 में दी थी। 1861 में मैक्स शर्ज सर ने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। उस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि सेल क्या होता है। सेल को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया था कि एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग सब्सटेंस बाउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ सेल। ठीक है, उन्होंने बताया था एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग सब्सटेंस बाउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है हक्सले के बारे में। हक्सले ने 1863 में एक लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है प्रोटोप्लाज्म। तो इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है और किसने बताया था। तो हक्सले ने 1863 में हक्सले ने 1863 में बताया था कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, इसको भी आप नोट कर लो। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं, करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया है कि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बनता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हेडिंग डालते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म से, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से ही मिलके बनता है। उसके बाद जो इसका पॉइंट आता है वो होता है कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट कहाँ होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। तो इसमें लिख देते हैं प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, फिर इसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है कि उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसका स्ट्रक्चर होता है जेली लाइक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। तो लिख लेते हैं इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड। इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड। उसके बाद जो हमारा मेजर पॉइंट आता है वो होता है इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लिख लेते हैं हम इंटरसेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंजाइम्स / न्यूट्रिएंट्स। ये थोड़ी साइटोप्लाज्म के बारे में बात हो जाती है, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस जैसे आपको पता है कि वो दिमाग होता है एक सेल का। सबसे पहले जो फंक्शन पॉइंट होता है न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस हेडिंग डाल लेते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फर्स्ट पॉइंट होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड के साथ आप मैच मत करना, क्योंकि न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियोइड अलग है। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियोइड डिफ्यूज होता है साइटोप्लाज्म में। तो आप इसका देख लेना। तो इसका आता है कि ये व्हीकल ऑफ हेरिडिटी होता है, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। उसके बाद एक पॉइंट हमारा इसके बाद और आ जाता है कि ये बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड। ठीक है। उसके बाद जो इसका एक और पार्ट आ जाता है वो, तो उसके बाद जो हमारा मेजर पार्ट आता है वो आता है न्यूक्लियस के डिस्कवरी। न्यूक्लियस के डिस्कवरी करते हैं सर रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो ये लिख लेना इधर, डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इधर एक इसका एक और पॉइंट लिख लेना कि ये सीपीयू ऑफ सेल भी होता है, सीपीयू ऑफ सेल की सेल में जो जो टास्क होंगे उसका डिसीजन एक न्यूक्लियस ही ले सकता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस फॉर्म किससे होता है। तो न्यूक्लियस फॉर्म होता है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और लिपिड से। तो उसकी हम एक कंपोजिशन लिख लेते हैं कि न्यूक्लियस 70% प्रोटीन, उसके बाद 20% डीएनए, 5% आरएनए और 3% लिपिड से बना होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के बारे में हमारी बात खत्म होती है। अब इसको आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लो इधर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। फर्स्ट पॉइंट जो इसका आता है वो है लिमिट द प्रोटोप्लाज्म, लिमिट द प्रोटोप्लाज्म। और जो इसका सेकंड पॉइंट आता है वो सेकंड पॉइंट इसका ये होता है कि ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कि ये सेलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर या बाहर कर सकती है। ऐसी चीज जो सेल को जरूरत ही नहीं है वो बाहर ही रहेगी, वो अंदर नहीं आ सकती। और जो सेल को जरूरत इसकी नहीं है और वो अंदर बन रहा है, जैसे कि वेस्ट होता है, उसको वो बाहर निकालने में हेल्प कर देती है। तो लिख लेते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हम सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में सबको पता होता है कि सेल वॉल क्या करती है। सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को और प्रोटेक्शन देती है। अब सेल वॉल देखते हैं हम, फंगस में किस चीज की बनी होती है, बैक्टीरिया में किस चीज की बनी होती है और एनिमल्स में किस चीज की बनी होती है। तो हम इधर लिख लेते हैं सेल वॉल। फंक्शन सेल वॉल के रिजिडिटी प्लस प्रोटेक्शन टू सेल। फर्स्ट आया था हमारा बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स और इधर आता है एनिमल्स। बैक्टीरिया में हमारी सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइडन की। फंगस में हमारी सेल वॉल होती है चिटिन्स की। और प्लांट्स में होती है सेलुलोज की। एनिमल में तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। तो ठीक है, इसका आप नोट बना लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम जो बात कर लेते हैं वो आते हैं हमारे क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम सर वॉल्टियर ने 1888 में डिस्कवर करी थी। तो हम लिख लेते हैं क्रोमोसोम्स 1888 में डिस्कवर हुआ है और किया है सर वॉल्टियर ने। ठीक है, और सटॉन और बॉवरी ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में एक चीज कही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि क्रोमोसोम फिजिकल बेसिस है।
ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि क्रोमोसोम्स किस चीज की फिजिकल बेसिस है। तो क्रोमोसोम फिजिकल बेसिस है हेरिडिटी के। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि साइटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस है लाइफ का, जिसको बताया था हमारे सर हक्सले ने 1863 में। वैसे ही 1888 में सटॉन और बॉवरी ने फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्रोमोसोम्स को बताया था। अब क्रोमोसोम्स जो एनिमल में या एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जो 2n प्लस n के ऐसे रेशो में डिवाइड होते हैं। ऐसे समझो इसको कि 23 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये 2n प्लस n, 2n मतलब कि n का फैक्टोरियल, n कोई भी नंबर हो सकता है, और n ये वाला, ये जो n सिंगल है ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और ये बाकी नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं ये वाले 2n वाले। और बाकी क्रोमोसोम्स को 2n प्लस n को हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के नाम से भी जानते हैं। जो छोटा वाला होता है यानी कि n, इसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, हैप्लॉइड, और इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। तो क्रोमोसोम से यहाँ खत्म होता है। उसके बाद जो हम आते हैं वो आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। इसको आप नोट कर लो, हम फिर न्यूक्लिक एसिड पे आते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक एसिड होते हैं। ठीक है, अब वो फॉर्म होते हैं, फॉर्म किससे होते हैं? वो फॉर्म होते हैं ना। अब जो हम बात कर लेते हैं वो होती है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड होते क्या है? न्यूक्लिक एसिड कार्बोनिक एसिड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक एसिड होते हैं, जो कि फॉस्फेट, नाइट्रोजनस वेस्ट और शुगर से बने होते हैं। जो दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं एक बॉन्ड से, उस बॉन्ड को हम फॉस्फेट बॉन्ड कहते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक एसिड होते हैं, ये बने होते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस फॉस्फेट से। और जो दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे समझो N1 और N2, ये ज्वाइंट होते हैं फॉस्फेट बॉन्ड से। फॉस्फेट बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। और इसके न्यूक्लिक एसिड के बारे में और तो कुछ है नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी एक चीज है कि न्यूक्लिक एसिड जब स्मॉल पैकेट में रिलीज होते हैं उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड स्मॉल पैकेट्स वो कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स स्पेलिंग देख लेना, NUCLEOTIDES, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं उसे। न्यूक्लिक एसिड यहाँ खत्म होता है। अब हम आते हैं एसिड भी यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड में कुछ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है जो पेपर में रेलेवेंस रखता हो। बाकी आज की क्लास हमारी यहाँ खत्म होती है। हमने अपना सेल जो था प्रॉपर पूरा टॉपिक खत्म कर लिया है, पेपर ओरिएंटेड हमने बात करी है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है। ज़्यादा आपको थ्योरी ब्रीफ नहीं करी क्योंकि आपको एग्जाम देना है एनडीए का, आपको डॉक्टरेट के लिए एग्जाम नहीं देना है, डॉक्टर नहीं बनना है आपको। तो ठीक है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें लिखवाई हैं। इसके बाद आप सेल चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन लगा कर देख लेना। मैं सोचता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे होंगे उसमें। ठीक है, तो ये वीडियो के आप नोट्स बना लेना, बाकी एक बार 2x पे देखनी है तो देख लेना। ठीक है, बाकी आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। फिर हम कल की क्लास में बात कर रहे होंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू में आपको एक फ्लो चार्ट के उसमें समझाऊंगा, उससे आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।